गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ओलंपिक स्टडी। कैसे आप सभी लोग। फ्रेंड्स, इस वीडियो सेशन में हम लोग राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। देखिए, यूट्यूब पर वीपीओ से संबंधित आपका प्लेलिस्ट बनाया गया है, जिसमें हमने 50% वीडियोस को ऑलरेडी कवर कर रखा है। मीन्स आपके सिलेबस का 50% वीडियो ऑलरेडी कवर है। तो जो भी छात्र अच्छे से पढ़ना चाहते हो, सीरियस होकर पढ़ना चाहते हो, आप सभी लोग प्लेलिस्ट जरूर चेक कर लीजिए। बाकी के जो 50% बच रहे हैं, आज से डेली बेसिस पर, रेगुलर बेसिस पर आपको एक वीडियो देखने को मिलेगा और ये वीडियो काफ़ी क्वालिटी कंटेंट होगा, ठीक है। और इसका जो पीडीएफ है ये पेड बच्चों को दे दिया जाएगा। अगर आपको पेड बैच से जुड़ना है तो आप सभी लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट सेक्शन चेक कर लीजिए। एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन पे जाके वहाँ पे एनरोल कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो स्टेट इलेक्शन कमीशन को पढ़ने से पहले हम देखते हैं कि भारत निर्वाचन आयोग क्या है। ये महत्वपूर्ण है, देख लीजिए। आपके सिलेबस में भारत निर्वाचन आयोग मेंशन नहीं है, फिर भी इसकी जानकारी प्राप्त करना जरूरी है, ठीक है। देखिए, यहाँ पे कुछ क्रॉस क्वेश्चन बनता है, इसलिए इस टॉपिक को मैं डिस्कस कर रहा हूँ। तो भारत निर्वाचन आयोग जो कि 1950 में आया था, इसको आप देख लें कि इसके अंतर्गत कौन कौन से चुनाव कराए जाते हैं। आर्टिकल 324(1) में इसका उल्लेख है। संविधान के आर्टिकल 324(1) में इसका उल्लेख है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। तो भारत निर्वाचन आयोग के माध्यम से आपके जो संसद के चुनाव होते हैं इसको कवर करवाए जाते हैं। राज्य विधानमंडल का जो चुनाव होता है इसको भी कवर कराया जाता है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के जो चुनाव होते हैं इसको भी कवर कराया जाता है। आपकी परीक्षा में कुछ क्रॉस क्वेश्चन इस तरह से पूछ सकता है। आपने देखा कि भारत निर्वाचन आयोग के माध्यम से संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव कंडक्ट कराए जाते हैं। परीक्षा में प्रश्न इस तरह से पूछेगा, निम्नलिखित में से राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा, ये भारत निर्वाचन आयोग है और ये राज्य निर्वाचन आयोग है, तो प्रश्न बनेगा कि राज्य निर्वाचन आयोग के माध्यम से इनमें से कौन से चुनाव कंडक्ट कराए जाते हैं, ठीक है। तो वहां पे आपका ऑप्शन दे देगा संसद, राज्य विधानमंडल और राष्ट्रपति, और लास्ट में एक ऑप्शन देगा इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो ये जो राज्य निर्वाचन आयोग है, इसमें राज्य शब्द देख के बहुत सारे छात्र राज्य विधानमंडल पे मार्क कर देंगे, ठीक है। मतलब उनको ये लगेगा कि जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है यही राज्य विधानमंडल के चुनाव को कराता होगा, यहाँ पे वो गलत हो जाएंगे और ये इसकी संभावना बहुत ज़्यादा है। देखिएगा, बहुत सारे छात्र यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे अगर ये प्रश्न बन के आता है। आपका राइट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये सारे चुनाव भारत निर्वाचन आयोग के माध्यम से कराया जाता है। तो ये बताना मुझे ज़रूरी था, इसलिए मैंने भारत निर्वाचन आयोग को यहाँ पे मेंशन किया है। हालांकि एक वीडियो में भारत निर्वाचन आयोग पे अलग से बना के लाऊंगा, जिसमें हम लोग भारत निर्वाचन आयोग की जो शक्तियाँ हैं, कार्यप्रणाली है और जो संविधान में निहित प्रमुख अनुच्छेद वगैरह हैं इससे संबंधित, उसको चेक करने वाले हैं। तो वो एक सेपरेट वीडियो होगा, आपके सिलेबस में भारत निर्वाचन आयोग शामिल नहीं है, ठीक है। तो प्रश्न कैसे बनेगा मैंने आपको बता दिया कि राज्य निर्वाचन आयोग के माध्यम से कौन से चुनाव कराए जाते हैं। तो आपका अगर इसमें से कोई ऑप्शन देगा तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो राज्य निर्वाचन आयोग कौन से चुनाव कराता है? राज्य निर्वाचन आयोग सिर्फ और सिर्फ पंचायत से रिलेटेड जो चुनाव होते हैं और नगर निकाय से संबंधित जो चुनाव होते हैं इनको करवाता है। नगर निकाय का मतलब जैसे नगर निगम हो गया, महानगर हो गया, पंचायत में जिला पंचायत हो गया, क्षेत्र पंचायत हो गया, ग्राम पंचायत हो गया। तो ये जो चुनाव होते हैं ये राज्य निर्वाचन आयोग के माध्यम से कराए जाते हैं। राज्य निर्वाचन आयोग की हिस्ट्री थोड़ी सी हम समझ लेते हैं कि ये एक्चुअल में आया कैसे, देन आपको इसको पढ़ने में मजा आएगा, ठीक है। देखिए, आपको पता है कि 1950 में भारत निर्वाचन आयोग लाया गया था। जब संविधान लागू हुआ उसके एक दिन के पहले, आई थिंक 25 जनवरी को, ये भारत निर्वाचन आयोग की घोषणा की गई थी, ठीक है। डेट आप लोग कंफर्म कर लेना, एग्जैक्ट डेट मुझे पता नहीं है। हाँ, 1950 में लाया गया था, ये पता है, ठीक है। 1950 में भारत निर्वाचन आयोग को लाया गया। अब ये जो भारत निर्वाचन आयोग है, आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, यानी कि जो सेंट्रल पावर्स हैं, देश की सेंट्रल पावर्स संसद हो गई, स्टेट की सेंट्रल पावर विधानमंडल हो गया, ठीक है। तो ये जो सेंट्रल पावर है इन्हीं के चुनाव को कंडक्ट कराता था कौन? भारत निर्वाचन आयोग। बाद में 73वें और 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से पावर्स को डिसेंट्रलाइज्ड किया गया, यानी कि जो राज्य में राज्य सरकारें हैं उनसे शक्तियों को लेके, शक्तियों का वितरण कहाँ तक किया गया? ग्राम पंचायतों तक किया गया। निचले स्तर की पंचायत कौन है? ग्राम पंचायत है। तो वहां तक शक्तियों का वितरण किया गया। इसके बाद में हमें जरूरत ये महसूस हुई
कि ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, नगर निकाय के जो चुनाव हैं, इसके लिए एक अलग आयोग का गठन किया जाए। ठीक है। देन हम यहाँ पे पाते हैं कि राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया। ठीक है। 1993 यानी कि 1993 के बाद में राज्य निर्वाचन आयोग की जरूरत पड़ी और 1993 में जाके राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया। ये जो संविधान संशोधन हुआ था, ये जो आप देख रहे हैं कि 243 के यहाँ पे लिखा हुआ है, इसी में राज्य निर्वाचन आयोग का उल्लेख किया गया है। अभी हम बात करते हैं इस पर, देखिए ध्यान से। देखिए 73वें और 74वें संविधान संशोधन 1992 के माध्यम से पंचायत और नगर निकाय को भाग 9 के माध्यम से संविधान में जोड़ा गया, आप सभी को पता होगा। और इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है ये 1993 में किया गया था। 73वें संविधान संशोधन में पंचायत से रिलेटेड टॉपिक मेंशन है और 74वें संविधान संशोधन में नगर निकाय से संबंधित जो टॉपिक हैं वो मेंशन किए गए हैं। ठीक है। आपने पढ़ा होगा कि संविधान में भाग 9 को जोड़ा गया, संविधान में भाग 9 को जोड़ा गया और एक भाग और जोड़ा गया 9 का। ठीक है। आप लोग कमेंट करके बताइए, एक भाग और भी जोड़ा गया है जो कि 9 खा भी है। अगर किसी ने संविधान को अच्छे से पढ़ा होगा, कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटी अच्छे से पढ़ा होगा, तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि 9 खा किससे संबंधित है। ठीक है। वीडियो के लास्ट में मैं बताऊंगा कि 9 खा किससे संबंधित है। एक सेकंड। ओके। तो भाग 9 में ये जो पंचायत से रिलेटेड टॉपिक है इसको डिस्कस किया गया और इसका जो शीर्षक है, इसका नाम भी पंचायत रखा गया। ठीक है। इस भाग 9 का जो शीर्षक है, इस शीर्षक का नाम भी पंचायत रखा गया। ठीक है। अब देखिए जो 74वां संविधान संशोधन है, इसमें नगर निकाय से संबंधित जो टॉपिक है उसको डिस्कस किया गया। अभी जो पंचायत भाग, ये जो भाग 9 है पंचायत, इसमें कौन कौन से टॉपिक हैं और कौन कौन से अनुच्छेद हैं, इसको एक बार हम डिटेल में देख लेते हैं। देखिए भाग 9 में अनुच्छेद 243 से लेके अनुच्छेद 243 ओ तक, ऐसे आप देखेंगे कि 243 से लेके 243 ओ तक कई सारे अनुच्छेदों के माध्यम से पंचायत को डिस्कस किया गया है। ठीक है। पंचायत, उनके कार्य, उनकी संरचना, कार्यकाल, आरक्षण व्यवस्था, ठीक है, न्यायालय का हस्तक्षेप, यही सारी चीज़ें यहाँ पे भाग 9 में डिस्कस की गई हैं। यानी कि अगर हम संविधान के भाग 9 को देखें तो इसमें टोटल पंचायतों से संबंधित जो कार्यप्रणाली है इसको डिस्कस किया गया है। ठीक है। जिसमें आप सभी लोग ये अच्छे से याद कर लेना, ये जो टॉपिक है, ये जो पॉइंट्स है, इनको आप लोग अच्छे से याद कर लेना। पार्ट 1 के लास्ट टॉपिक में इसको डिस्कस किया गया है। ठीक है। तो जिन बच्चों के पास नोट्स हमारे होंगे वो सभी लोग इसको ऑलरेडी पढ़े होंगे। यहाँ पे देखिए 243 ए में यानी कि का में ग्राम सभा का उल्लेख है। ऐसे ही बी में ग्राम पंचायतों के गठन के बारे में बताया गया है, आरक्षण व्यवस्था के बारे में बताया गया है। ऐसे करते करते जब हम पहुंचते हैं पॉइंट के पे, ठीक है, यहाँ पे जब हम पहुंचते हैं, यहाँ पे देखिए कुछ जो यहाँ पे लिखे गए हैं, इसमें कुछ लिपिकीय त्रुटि हुई है। जिससे कन्वर्ट होता है ना, तो MS वर्ड से मैंने यहाँ पे पेस्ट किया है, तो यहाँ पे कुछ लिपिकीय त्रुटि हुई है। तो जब आप करते करते जब आप ऐसे यहाँ पे अनुच्छेद टा यानी कि के पे आएंगे, देन आप पाएंगे कि यहाँ पे पंचायतों के निर्वाचन से संबंधित जो डिस्कशन है उसको यहाँ पे किया गया है। और इसी 243 टा में ही निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग का डिस्कशन है। ठीक है। तो हमें सभी को पढ़ना है, लेकिन इस टॉपिक के अंतर्गत हमें 243 के को ही पढ़ना है। ठीक है। पंचायतों का जो निर्वाचन है उससे संबंधित हमें यहाँ पे पढ़ना है। ठीक है। इसी तरह से 9 का भी देख लीजिए। अब यहाँ पे आपने देखा कि ए से लेके ओ तक का जो पार्ट है, अनुच्छेद है, ए से लेके ओ तक का जो अनुच्छेद है ये भाग 9 के अंतर्गत आता है। और भाग 9 का में क्या आता है, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि ओ में ओ को यहाँ पे कंटिन्यू किया गया है, यानी कि ओ के बाद में सीधे यहाँ पे पी आ गया है। भाग 9 का में ओ के बाद में सीधे पी आ गया है। तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ पे क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, बारी बारी अलग अलग टॉपिक में अलग अलग चैप्टर्स में इसको पढ़ते हैं, तो बाद में वो कंफ्यूज होते हैं। हमें ये देखना है कि भाग 9 में ए से लेके ओ तक डिस्कस किया गया है और 9 का में पी से लेके ZC तक डिस्कस किया गया है। और यहाँ पे भी एक कन्फ्यूजन आ जाता है कि P से लेके जब हम Z तक पहुँचते हैं तो Z के बाद में कुछ और तो होता नहीं है, कोई और अक्षर आता नहीं है। तो इसके बाद में हमने क्या किया है कि Z के बाद में फिर से हमने रिपीट मोड पे डाल के ZA, ZB, ZC, ZD करके इसको पढ़ा है। और ये सब क्या है, ये सब नगर निकाय जो हमने अभी जस्ट
प्रीवियस स्लाइड में देखा था, जो नगर निकाय से संबंधित गठन है, संरचना है, आरक्षण वगैरह है, या नगर निकाय से संबंधित जो चुनाव होते हैं उनका डिस्कशन 9 का में किया गया है। ठीक है, तो ये आपने देखा कि 9 में क्या है और 9 का में क्या है। तो 9 में ये जो 243 के है, यही हमको आज के इस वीडियो में पढ़ना है। ठीक है, ये थोड़ा सा लॉजिकल था, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं, अब यही भाग 9 का यही है। ठीक है, यही हमें यहाँ पे पढ़ना है, पंचायत। और ये क्या है, ये भाग 9 है, सॉरी, और ये भाग 9 का है। ठीक है, यही है। अब देखिए, निष्पक्ष चुनाव के लिए 243 के को जोड़ा गया। हमने देखा कि 243 से लेकर 243 ओ तक पढ़ना है, जिसमें हमने बताया कि आपको के पॉइंट इस टॉपिक के अंतर्गत पढ़ना है, जिसमें राज्य निर्वाचन आयोग का उल्लेख हुआ है। तो वही बोल रहा है कि निष्पक्ष चुनाव के लिए 243 के को यहाँ पे जोड़ा गया है। ये टॉपिक, ये चीज़ें ऑलरेडी मैंने बता दी आपको। राज्य निर्वाचन आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत हुआ है, आपकी परीक्षा में प्रश्न बन सकता है। तो आपका राइट आंसर होगा 243 के। ठीक है, ये आप समझ गए। अच्छा, ये जो 243 से लेकर 243 ओ तक का जो अनुच्छेद है, इसको हम एक अलग वीडियो में, सेपरेट वीडियो में कंप्लीट डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आप सभी लोग जुड़े रहना, आने वाले टाइम में इस लेक्चर को भी कवर किया जाएगा। अब ये देखते हैं कि नगर निकाय का उल्लेख कहाँ है। तो 74वें संविधान संशोधन, ऊपर आपने देखा कि 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से 9 का को जोड़ा गया, जो कि 243 जेड ए में डिस्कस किया गया है। देखिए, अब इसको समझ लीजिए, ये कहाँ पे है। निष्पक्ष चुनाव के लिए नगर निकाय में भी तो चुनाव होता है। तो ये जो 9 का जोड़ा गया है, इसमें 243 जेड ए में नगर निकाय से संबंधित जो चुनाव होंगे उनका डिस्कशन किया गया है। जैसे आपने देखा, यहाँ पे 243 के है, 9 का में अनुच्छेद 9 में भाग 9 में अनुच्छेद 243 के अंतर्गत निष्पक्ष चुनाव के बारे में बात किया गया है। ऐसे ही यहाँ पे मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे जैसे आपने देखा कि भाग 9 में इन सारे अनुच्छेदों में ये जो के आर्टिकल है, ये निष्पक्ष चुनाव के बारे में बताता है। ऐसे ही भाग 9 का में ये जो जेड ए है, ठीक है, जो जेड ए है, ये नगर पालिकाओं के लिए निर्वाचन आयोग की व्यवस्था बताता है। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट्स आप याद रखेंगे कि भाग 9 में आर्टिकल 243 के में इसका डिस्कशन है, और भाग 9 का में, जिसमें नगर निकाय के चुनाव के बारे में बात किया गया है, इसका डिस्कशन आर्टिकल 243 जेड ए में है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 243 जेड ए में नगर पालिकाओं के लिए निर्वाचन की बात की गई है, और यहाँ पे 243 के में पंचायतों के लिए निर्वाचन की बात की गई है। तो पंचायतों के लिए निर्वाचन की बात और नगर पालिकाओं के लिए निर्वाचन की बात, ये लॉजिकल पॉइंट से एग्जाम में आपको ये कंफ्यूज कर सकता है। प्रश्न में आप ध्यान से देखेंगे कि पूछ क्या रहा है, उसके अनुसार आप लोग यहाँ पे भाग लगाएंगे और आर्टिकल का आंसर मार्क करेंगे। ठीक है, भाग पे भी ध्यान रखना कि भाग 9 है या फिर 9 का है। आर्टिकल पे भी ध्यान रखना कि आर्टिकल 243 के है या फिर 243 जेड ए है। ठीक है, ओके, आते हैं अपने स्लाइड पे। तो यहाँ पे हमने बात किया कि 9 का के या फिर 9 ए के 243 जेड ए में नगर निकाय से संबंधित जो चुनाव हैं उनका डिस्कशन किया गया है। एक पॉइंट आपकी परीक्षा में और पूछ सकता है कि स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है ये क्या है। एक गैर संवैधानिक संस्था है, एक संवैधानिक संस्था है। ठीक है, कुछ इस तरह से आपकी परीक्षा में ऑप्शंस देगा वहाँ पे। तो यहाँ पे ध्यान रखना कि स्टेट इलेक्शन कमीशन एक संवैधानिक संस्था है। इसका जो उल्लेख है ये संविधान में मिलता है, भाग 9 और भाग 9 का में। ठीक है, तो ये एक संवैधानिक संस्था है। अगर हम इसके संरचना की बात करते हैं, जैसे भारत निर्वाचन आयोग की अगर संरचना की हम बात करेंगे, तो भारत निर्वाचन आयोग में 3 सदस्य हैं। 3 सदस्य रखने का कारण ये है क्योंकि आप यहाँ पे देखेंगे कि भारत निर्वाचन आयोग का जो काम है ये काफ़ी बृहद क्षेत्र में फैला हुआ है। संसद का चुनाव, राज्य विधानमंडल का चुनाव, राष्ट्रपति का चुनाव, उपराष्ट्रपति का चुनाव, इन सबको कराने के लिए यहाँ पे 3 आयुक्त
आयुक्त यहाँ पे नियुक्त किए जाते हैं, ठीक है, 3 सदस्य यहाँ पे नियुक्त किए जाते हैं। लेकिन अगर हम स्टेट इलेक्शन कमीशन की बात करें तो स्टेट इलेक्शन कमीशन में पंचायती राज चुनाव को देखना है और नगर निकाय से संबंधित चुनाव को देखना है। तो यहाँ पर हम सिर्फ एक सदस्य को यहाँ पे नियुक्त करते हैं, ठीक है। यानी कि अगर स्टेट इलेक्शन कमीशन में कितने सदस्य नियुक्त किए जाते हैं गवर्नर के द्वारा, तो आपका राइट आंसर होगा 1। ध्यान देना कि भारत निर्वाचन आयोग की बात कर रहा है या फिर स्टेट इलेक्शन कमीशन की बात कर रहा है। भारत निर्वाचन आयोग की बात करेगा तो वहां पे 3 सदस्य होंगे, ठीक है। और अगर स्टेट इलेक्शन कमीशन की बात करेगा तो यहाँ पे 1 सदस्य होंगे। स्टेट इलेक्शन कमीशन में जो सदस्य नियुक्त किए जाते हैं ये राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। भारत इलेक्शन कमीशन की अगर बात करता है तो वहां पे जो सदस्य नियुक्त किए जाते हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं सेवा शर्तों के बारे में, टर्म्स ऑफ सर्विसेज या टर्म्स एंड कंडीशन की अगर हम बात कर लें। ये संरचना हमने देखा कि 243 के ये पॉइंट नंबर 1 है, कोई ऐसा नहीं है कि अनुच्छेद वगैरह है। ये 243 के पॉइंट नंबर 1 या पॉइंट नंबर 2 आप बोल सकते हैं। तो पॉइंट नंबर 2 में सेवा शर्तों के बारे में उल्लेख किया गया है। देखिए, राज्यपाल के द्वारा, ठीक है, मंत्रिपरिषद की सलाह पे या परामर्श या मंत्रिपरिषद के माध्यम से, ठीक है, जो कार्य डिसाइड होंगे, जो टर्म्स एंड सर्विसेज होंगी वो राज्य निर्वाचन आयोग को सौंपी जाएंगी, ठीक है। अलाभकारी परिवर्तन नहीं होगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो भी टर्म्स एंड कंडीशन स्टेट इलेक्शन कमीशन में लिखी गई हैं, इसके अलावा अगर आपको उसमें कुछ ऐड करना है तो वो लाभकारी होना चाहिए। ऐसे ही नहीं कि कुछ भी आप उसमें ऐड कर दो। वही लिखा हुआ है कि अलाभकारी परिवर्तन नहीं होगा। अगर कोई परिवर्तन ऐसा है जो लाभ नहीं दे रहा है, जो चुनाव के कार्यप्रणाली में, निष्पक्ष चुनाव के कार्यप्रणाली में लाभ नहीं दे रहा है, उसको हम ऐड नहीं करेंगे। और राज्यपाल के द्वारा जो है ये सेवा शर्तों को मंजूर किया जाता है या राज्यपाल के परामर्श के माध्यम से स्टेट इलेक्शन कमीशन में सेवा शर्तों को लिया जाता है। और राज्यपाल नाम का होता है, एक्चुअल में मंत्रिपरिषद के परामर्श पे ये चीज़ें होती हैं। ऐसे ही अगर हम बात करें भारत निर्वाचन आयोग में, तो ये राष्ट्रपति के आधार पर डिसाइड किया जाता है। भारत निर्वाचन आयोग में जो 10 टर्म्स एंड सर्विसेज होती हैं, लेकिन राष्ट्रपति को बताने वाला कौन होता है? वो संसद होता है। संसद के आधार पर ये चीज़ें डिसाइड की जाती हैं। जैसे यहाँ पे मंत्रिपरिषद के आधार पे, ऐसे ही केंद्र में संसद के आधार पे राष्ट्रपति के द्वारा भारत निर्वाचन आयोग में टर्म्स एंड कंडीशंस जोड़े जाते हैं, ठीक है। ये चीजें हैं। अब यहाँ पे देखिए कि प्रत्येक राज्य अपने अनुसार कानून बनाता है, जिस कारण सेवा शर्तें और पद अवधि अलग अलग हैं। तो ये जो प्रत्येक राज्य है, जैसे आपका मध्य प्रदेश हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया, तमिलनाडु हो गया, हर एक स्टेट जो इंडिया में स्थित है ये अपने अपने क्षेत्रों के अनुसार, अपने अपने भौगोलिक स्थिति के अनुसार अपने अपने स्टेट इलेक्शन कमीशन बनाते हैं, ठीक है। ऐसे ही हमें उत्तर प्रदेश स्टेट इलेक्शन कमीशन के बारे में पढ़ना है, जिसको हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे। इसके अंतर्गत जो आपका 1947 का अधिनियम है, वहाँ पे जो संबंधित धाराएं हैं, ठीक है, उसको भी हम लोग वहाँ पे देखने वाले हैं। ओके, अच्छा, यहाँ पे जो हटाने की प्रक्रिया है इसको देख लेते हैं। स्टेट इलेक्शन कमीशन में जो आयुक्त हैं, जो चीफ हैं, उनको हटाने की प्रक्रिया कैसे है? उनको हटाने की प्रक्रिया उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान है, ठीक है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को जैसे हटाया जाता है, ऐसे यहाँ पे जो चीफ हैं उनको हटाया जाता है। और ये जो अपना त्याग पत्र है ये राज्यपाल को सौंपते हैं। ये महत्वपूर्ण, यहाँ से आपसे प्रश्न पूछ सकता है। निम्नलिखित में से राज्य निर्वाचन आयोग के जो हेड होते हैं, चीफ होते हैं, ये अपना त्याग पत्र किसको सौंपते हैं? राष्ट्रपति को, राज्यपाल को, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को। तो किसको सौंपते हैं? ये राज्यपाल को सौंपते हैं। ये महत्वपूर्ण है, 1 नंबर ये आपको दिलवा सकता है, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है 243, जो कि तीसरा पॉइंट है। राज्यपाल राज्य निर्वाचन आयोग की सहायता हेतु कर्मचारी उपलब्ध कराएगा। तो राज्य निर्वाचन आयोग की सहायता के लिए कर्मचारी कौन उपलब्ध कराएगा? तो ये राज्यपाल ने उपलब्ध कराएगा। ये भी आपसे प्रश्न बन सकता है। निम्नलिखित में से कौन राज्य निर्वाचन आयोग की सहायता हेतु कर्मचारी उपलब्ध कराता है? ऑप्शन दे देगा मुख्यमंत्री, राज्यपाल, राष्ट्रपति, उच्च न्यायालय के परामर्श पर। तो आपका राइट आंसर होगा राज्यपाल। तो ये जो पॉइंट्स यहाँ पर लिखे हैं, ये पॉइंट्स नहीं, ये नंबर्स हैं, आपके मार्क्स हैं। एक एक टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है, प्रश्न यहाँ से बना सकता है, ठीक है। तो राज्य निर्वाचन आयोग को जो कर्मचारी है ये राज्यपाल के द्वारा दिया जाता है।
राज्य निर्वाचन आयोग के जो आयुक्त हैं ये अपना त्यागपत्र राज्यपाल को सौंपते हैं, और जिस तरह से उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है, इसी तरह से राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्तों को हटाया जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप याद रखेंगे। इसके बाद में एक चौथा पॉइंट है, राज्य विधानमंडल पंचायत हेतु नियम बना सकता है। राज्य विधानमंडल जो है, जो आपने देखा ऊपर, जो संसद के जो भारत इलेक्शन कमीशन जिसका चुनाव करवाता है, राज्य विधानमंडल, ये पंचायत हेतु नियम बना सकता है। ठीक है, अच्छा एक पॉइंट आप याद रखेंगे, अनुच्छेद 243 ओ। ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं के, ये के जो है, के अंतर्गत ये पॉइंट नहीं है, ये 243 ओ है। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, आप यहाँ पे देखिए, ये जो आपने देखा इतने सारे यहाँ पे अनुच्छेद लिखे हुए हैं, अभी तक जो हमने डिस्कस किया वो पंचायतों के लिए निर्वाचन से संबंधित पॉइंट्स को डिस्कस किया, जो कि के टॉपिक थे। ठीक है, ये किसके टॉपिक थे? ये के टॉपिक थे जो अभी तक हमने डिस्कस किया। अब निर्वाचन आयोग से ही संबंधित एक लास्ट जो अनुच्छेद है आपका, अनुच्छेद 243 ओ, ये भी राज्य निर्वाचन आयोग से ही संबंधित है। इसको देख लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्णन। तो ये आप पॉइंट याद रखेंगे कि 243 ओ में न्यायालयों का जो हस्तक्षेप है स्टेट इलेक्शन कमीशन में, इसका वर्णन किया गया है। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, एक सेकेंड, वही यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए 243 ओ में राज्य द्वारा निर्वाचन के संबंध में बताए गए किसी कानून को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। स्टेट इलेक्शन कमीशन के माध्यम से जो भी चीज़ें बता दी गई हैं, इससे संबंधित कोई मामला अगर होता है, छोटा मोटा मामला, तो उसका जो उसकी चुनौती हम लोग न्यायालय में नहीं ले सकते। ऐसा नहीं कि ग्राम प्रधान का चुनाव हो रहा है, वहाँ पे कुछ फॉल्ट हमने देखा तो सीधे हम पहुँच जाएंगे हाई कोर्ट, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, जब तक विशेष परिस्थिति ना हो जाए तब तक हम लोग इसको उच्च न्यायालय में इसको हम नहीं ले जा सकते हैं। ठीक है, जब विशेष परिस्थिति होगी उस मामले में राज्य निर्वाचन आयोग के संज्ञान के तहत हम लोग इसको उच्च न्यायालय में ले जाएंगे। ये मैटर है जो कि 243 ओ में लिखित है। तो हमने देखा कि जो सब महत्वपूर्ण पॉइंट्स थे और आर्टिकल्स थे उसको हमने यहाँ पे चेक किया। अच्छा, राज्य निर्वाचन आयोग से संबंधित कुछ और भी पॉइंट्स हैं, शक्तियां हैं, कार्य हैं, इसको फटाफट देख लेते हैं। राज्य निर्वाचन आयोग कार्य कौन कौन करता है? तो पंचायत और नगर निकाय का जो चुनाव होता है ये कार्य तो करता ही है, आप सभी लोगों ने देखा। ध्यान है, पंचायत और नगर निकाय का चुनाव, इस चीज का आप लोग विशेष ध्यान रखें। ठीक है, इसके बाद में काम कौन सा करता है? ये निर्वाचक नामावली भी तैयार करता है। निर्वाचक नामावली तैयार करता है, निर्वाचन संचालन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण भी करता है। तो ये पॉइंट्स आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए। अनुरोध पर किसी कर्मचारी को मिलना राज्यपाल के द्वारा, हमने देखा था ऊपर, ये भी पॉइंट है। पंचायत व नगर पालिका संबंधित चुनाव की तिथियों की घोषणा करना, 21 तिथि को कौन सा चुनाव होगा। नामांकन पत्रों का परीक्षण, जो नामांकन पत्र हैं जो अपने अपने क्षेत्र के जो अध्यक्ष या प्रधान या अध्यक्ष वगैरह होते हैं उनका जो नामांकन पत्र है उसका परीक्षण करेगा। चुनाव आवंटित करता है। इसके बाद में किसी पंचायत में अगर लूट होती है, हिंसा होती है, अनियमितता होती है तो चुनाव रद्द करने की भी जो जिम्मेदारी होती है, शक्ति होती है, ये राज्य निर्वाचन आयोग के प्राप्त होता है। और ये निर्वाचक नामावली भी, ये जो निर्वाचक नामावली है, जैसे कौन लोग वोट डाल सकते हैं, कौन लोग वोट नहीं डाल सकते हैं ग्राम सभा वगैरह में, इसका भी जो देख रेख है और शक्ति है ये यही इसी के अंतर्गत होता है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स आप याद रखना। इसमें से आपकी परीक्षा में कुछ भी घुमा के पूछ सकता है जो कि भारत निर्वाचन आयोग से संबंधित हो सकता है। ठीक है, इस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा। तो ये आई थिंक आपको समझ में आ चुका होगा। इसके बाद में एक पॉइंट और रह गया है, इसको भी देख लीजिए। देखिए, भाग 9 के 243 से लेकर 243 ओ के अनुच्छेदों में पंचायतों के जो कार्य हैं उनको स्पष्ट रूप से व्याख्यात करने के लिए एक अलग से अनुसूची जोड़ी गई है, जो कि 11वीं अनुसूची है, जिसमें 29 विषय हैं। अब सर ये आप फिर से क्यों बता रहे हो? आपको मैं रिकॉल करा रहा हूँ, याद कर लोगे तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं हो जाएगी। समझो ये क्या चीज है। ये जो आपने देखा, जो अभी मैंने एक अलग स्लाइड पे आपको दिखाया कि 243 से लेकर 243 ओ तक पंचायतों से संबंधित कार्यों, शक्तियों, आरक्षणों, संरचना का वर्णन किया गया है।
इसके अलावा भी पंचायत से ही रिलेटेड एक 11वीं अनुसूची भी जोड़ी गई है जिसमें 29 विषयों का वर्णन है। एक्चुअली हो क्या रहा था कि इसमें संपूर्ण चीज़ों को हम जोड़ नहीं पाए और इसके बाद में सारी चीज़ें मिक्स हो जा रही थी। भाई पंचायतों से संबंधित जो विषय हैं उनको सेपरेट करना ज़रूरी है ताकि हम लोग स्पष्ट समझ पाएँ कि हाँ पंचायतों के ये विषय हैं, ठीक है? इस पे हमको कार्य करना है। इसके उत्थान के लिए हमें काम करना है। ये सुविधाएँ, ये सेवाएँ, ये योजनाएँ हमें गाँव तक पहुँचानी है। तो इसके लिए 11वीं अनुसूची जोड़ी गई है और उसमें जो उसके विषय हैं पंचायतों के, उसका उल्लेख किया गया। टोटल 29 विषय हैं, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है? 29 विषयों को आपका जो पार्ट 1 है, इसके लास्ट टॉपिक में कराया गया है। आप लोग पार्ट 1 का लास्ट टॉपिक चेक कर लेना, वहाँ पे जो 29 विषय हैं, उसको वहाँ पे डिटेल में कवर किया गया है, ठीक है? एक मैं वीडियो लाने वाला हूँ जिस पे अनियमित जो अधिनियम है और उससे संबंधित जो महत्वपूर्ण तिथियाँ हैं, जैसे हम लोग कालखंड पढ़ते हैं ना हिस्ट्री में कि शुरू से लेकर लास्ट तक जब आप डेट्स वगैरह देखते जाते हो शुरू से लेकर और घटनाओं को देखते हो तो वो चीज़ें पढ़ने में और याद करने में आसानी रहती हैं। इसी तरह से जो पंचायत के प्रमुख कालक्रम है या कालखंड है और जो उनके संबंधित पॉइंट्स हैं उनको हम एक अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। जैसे आपने देखा संयुक्त प्रांत अधिनियम 1947 में आया, भारत का संविधान 1950 में लागू हुआ, आपका जो 73वां 74वां संविधान संशोधन है ये 1992 में लाया गया, ठीक है, अमेंडमेंट किया गया। उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम जो आया आपका ये 1994 में आया। पेशा अधिनियम आपका जो है ये 1996 में आया। ऐसे ही हम लोग सीक्वेंस में एक बार क्रमवार तरीके से जो आपके डेट्स हैं और उससे संबंधित जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं उनको एक अलग वीडियो में हम सेपरेट चेक करने वाले हैं। उसको आप लोग उस वीडियो को ज़रूर चेक कर लीजिएगा ताकि आपको जो डेट याद करने में प्रॉब्लम होती है वो वहाँ से क्लियर हो जाए, ठीक है? तो आई थिंक ये टॉपिक यहीं पे कवर होता है और नेक्स्ट टॉपिक के लिए आप लोग चैनल से जुड़ जाएं। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले सेशन में, अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद।